का ठीक है, याद रखिएगा। बहुत स्वागत करता हूँ। लक्ष्मी मिश्रा जी, स्नूद शिखा महाराणा जी, अधिक आभा एक चीज ध्यान मैम, रखिएगा, इनका दीक्षा जो अरोड़ा टेन्योर जी होता और है, सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं, इकट्ठा मतलब हुए अब हैं देखिए अब यूजीसी कम गया है, नेट पहले ज्यादा जेआरएफ होता पेपर था। 1 को जो समझने के लिए, आ, डिस्कस करने के लिए आप सभी का बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। तो गाइज अभी हम लोग पेपर 1 कर रहे हैं। ये जो हमारा क्लास है ये पेपर 1 यूजीसी नेट का है, क्योंकि इसमें 2 पेपर्स होते हैं। तो पेपर 1 की जो भूमिका है, जो इसका रोल है वो बड़ा क्रूशियल है, अहम भूमिका है पेपर 1 की। और इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं हमारे। तो अभी हमने रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता, शोध अभिक्षमता, इस टॉपिक को लास्ट क्लास में स्टार्ट किया। यानी जो हमारा क्लास हुआ था सैटरडे, तो सैटरडे हमने रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था। उसके बारे में जो बुनियादी बातें, जो बेसिक बातें हैं, वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि रिसर्च क्या है और रिसर्च हमें क्यों करना चाहिए, रिसर्च की क्या ज़रूरत है, रिसर्च की क्या आवश्यकता है, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके क्या नीड्स हैं, इसके क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या बेसिक्स हैं। तो इसके बारे में हमने अंतिम जो हमारा क्लास था पिछला, लास्ट क्लास, उसमें हमने विस्तार से बात किया था, क्रिटिकली उसको डिस्कस किया था। आज के भी क्लास में थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको करवा दूंगा, लास्ट क्लास की बातें रिकैप बता दूंगा 1 मिनट में। और उसके बाद मैं आज आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च या स्टेप्स ऑफ रिसर्च यानी रिसर्च से जुड़ी जितनी बातें, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा यूनिट है, एक पूरी इकाई है। तो बहुत सारी बातें इसमें हमें करनी है, कई सारे टॉपिक्स, कई सारे टर्म्स, कई सारे टर्मिनोलॉजी हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में करना है, कवर करना है, बातें करनी है, चर्चा परिचर्चा करना है, तो वो करेंगे। ठीक है। बाकी कल का सेशन मुझे लगता है आप लोगों के लिए अच्छा रहा। इस सैटरडे भी मैं मदान सर को बुला रहा हूँ, आज मंडे, तो वीकेंड्स पे हमारा मोटिवेशनल सेशन रहता है ना। तो कल हमें प्रेम शंकर पांडे सर का के ब्लेसिंग्स मिले, उनके काफ़ी सारे अच्छे बातें उन्होंने बताई हमें, है ना। तो इस बार वीकेंड्स पे मदान सर को बुलाऊंगा। ठीक है। बाकी आप लोग भी क्या है ना कि देखिए, एक टीम में काम करना बड़ा जरूरी, कई बार मैं भूल जाता हूँ। और इस तरह के सेशंस मुझे लगता है कि ये ना पावर बूस्टर, ये जो सेशन हमारा होता है, ये हमारे क्लास की आप कह लो कि नींव है। या जिस प्रकार से रावण रावण की जो रावण का जो प्राण था ना, वो उसके नाभि में था। तो उस पे बहुत मतलब अटैक हुए राम ने, और कई सारे अटैक उस पे, बट जो उसका जान था, जो उसका प्राण था, वो उसके नाभि में था ना। तो उसी प्रकार से हमारे क्लास का भी जो प्राण है वो मोटिवेशनल सेशन है, ये पब्लिक टॉक है, जिसमें कई सारे लेक्चर्स हमारे होते हैं। जो रिनाउंड एकेडमिशियंस हैं वो लोग आते हैं, लाइफ कोच आते हैं, मोटिवेशनल कोच। तो कभी मान लीजिए मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग एक बार रिमाइंड कराया करिए, क्योंकि इस तरह के सेशन से नई नई बातें भी जानने को मिलती है। मैं तो आपको बताता ही हूँ, जैसे हर दिन हम लोग चावल दाल लेते हैं, लेकिन बीच बीच में अगर थोड़ा सा हमें खीर और अगर रबड़ी भी मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो ये जो सेशंस है वो कुछ ऐसा ही काम करता है। मैं मुझे तो आप हर दिन देखते हो, हर दिन मैं आपको एनलाइटन करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये अच्छा भी होता है कि हफ्ते में एक दिन किसी और का भी सेशन रहे, किसी अच्छे स्पीकर का, एकेडमिशियन का, तो उससे भी बड़ा लाभ होता है। बहुत सारे आइडियाज़, कई सारे पॉइंट्स निकल करके सामने आते हैं। और सर की बुक भी बहुत अच्छी है, तो कई लोग उसको पढ़ते भी हैं, है ना। बाकी हम लोग गाइस अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे डिस्कस, प्रीवियस ईयर के 4-5, और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, है ना। तो आप अपने पास गाइस पेन और पेपर रखिए, अपने पास पेन और पेपर आप रख सकते हो। तो हम लोग अब अपने क्लास को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। जी सर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। जो क्वेश्चन, ऐसे खांसी तो पूरा मुंह लगा लिया। माइक को म्यूट रखिए रिंकी मैम, प्लीज म्यूट योर माइक। तो गाइस पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस इज एन इसेंशियल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। यानी जो हमारे वर्ड चॉइसेस हैं, जो प्रभावी वाचिक संप्रेषण हेतु सटीक शब्दों का चयन आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग ओरली बात कर रहे हैं, ओरली मैं अपने बातों को, अपने विषयों को आपके सामने रख रहा हूं, तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या आपको लगता है कि वर्ड चॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है?
कि सही शब्द का चयन, अच्छे शब्दों का चयन। दूसरा है गाइस फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर्स फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन, यानी जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है या पोस्चर्स, बॉडी के जो पोस्चर्स हैं वो क्या विजुअल कम्युनिकेशन के अधीन है? तो विच वन इज करेक्ट? ए सही होगा। दोनों सही है सर। दोनों सही, बोथ आर बोथ ही स्टेटमेंट आर ट्रू। दोनों सही है। दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द गोल्डन रूल्स दैट कम्युनिकेटर शुड फॉलो आर, संप्रेषकों को जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए वे कौन से हैं? जैसे मान लीजिए कि हम सभी लोग यहाँ पे कम्युनिकेटर हैं, आप भी क्लास लेते हो, मैं भी क्लास लेता हूँ, तो वी ऑल आर कम्युनिकेटर्स। तो कौन से ऐसे गोल्डन रूल हैं जो हमें बीइंग अ कम्युनिकेटर, बीइंग अ संप्रेषक फॉलो करने चाहिए? पहला, दे शुड बी अलूफ, यानी गाइस हमें बिल्कुल अलग रहना चाहिए, ज्यादा मतलब किसी से नहीं रखना चाहिए, क्या ऐसा है? या दे शुड टेक साइड्स, क्या हमें पक्षपात करनी चाहिए, बायस होना चाहिए? या दे मस्ट बी हर्ड, इट मीन्स कि उन्हें सुना जाना चाहिए, कम्युनिकेटर को सुना जाना चाहिए जो वो बोल रहे हैं। या दे मस्ट बी अंडरस्टूड, यानी उन्हें समझा जाना चाहिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप समझो मुझे। या दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड, यानी जो बोल रहा है उसको अप्रिशिएट भी करा करो। तो क्या लगता है आपको? सर ऑप्शन डी। हाँ, क्योंकि ए और बी तो देखो नेगेटिव पॉइंट्स है ना, ए और बी। ए में क्या है कि आपको अलूफ रहना है, बी में क्या है कि आपको साइड्स लेना है। तो जो ये जो ऊपर के दो हमारे ऑप्शंस हैं, है ना, ऊपर के जो दो हमारे ऑप्शंस हैं वो तो नेगेटिव हैं, ठीक है? तो ठीक है, डी होगा इसका आंसर। ये बताइए गाइस, एक सेकेंड, द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ क्लासरूम स्पीच इज, गाइस क्लासरूम में जो हम लोग स्पीच देते हैं, जैसे अभी क्लास चल रहा है हमारा, तो क्लास में जो भाषण होता है, जो बातें होती है क्लासरूम में, उसका एक सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है कि कैसे होता है। इंट्रोडक्शन पहले होता है या डिस्क्रिप्शन होता है, फीडबैक, क्लैरिफिकेशन, कंक्लूजन? तो क्लास में जैसे हम लोग क्लास करते हैं ना, तो उसमें किस तरह, कौन सा सीक्वेंस हमें फॉलो करना चाहिए बच्चों के साथ? क्या लगता है आपको? ए होगा सर। सर ऑप्शन नंबर डी सर। सर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है सर। डी। डी नहीं, क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। डी होगा। ऑप्शन डी। डी, यानी पहले हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, यस सर। पहले हमें यानी इंट्रोड्यूस करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? डिस्क्रिप्शन, यानी कि किसी टॉपिक को पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आ गया, तब फीडबैक और तब क्लैरिफिकेशन। ऐसा होना चाहिए। फिर तो क्लैरिफिकेशन होगा। सर ऑप्शन नंबर डी ही होगा सर इसका करेक्ट आंसर। डी, यानी यस सर। डी होगा, क्योंकि गाइस देखो पहले तो इंट्रोड्यूस ही तो करोगे ना आप, तो ऐसे में ए पहले होना चाहिए। तो अगर ए की तरफ हम जाएं तो ए में क्या है? ए बी तो है, फिर सी के बाद आपका कंक्लूजन नहीं, हाँ ठीक है, डी ही सही होगा, क्योंकि कंक्लूजन के बाद फीडबैक तो लास्ट में ही आएगा ना। फीडबैक जो है वो तो सब कुछ पढ़ा देने के बाद ही ना फीडबैक आएगा, और लास्ट में आप स्पष्टीकरण लेते हो, क्लैरिफिकेशन लास्ट में देते हो। तो डी जो है, अगर हम एज पर ऑप्शन बात करें, तो डी हमें उचित मालूम पड़ता है, ठीक है, डी। बाकी बी और सी तो का कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया फाइल्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन अ कंफर्मेशन ऑफ, मल्टीमीडिया फाइल जो होता है वे दस्तावेज है जिनमें निम्नलिखित का संयोजन होता है। बताइए क्या होगा आंसर? मल्टीमीडिया फाइल्स में क्या क्या आता है? टेक्स्ट आता है, फोटोग्राफ आता है, वीडियो आता है, कंप्यूटर आता है, ऑडियो, क्या क्या आती है? कौन सी चीजें आती हैं मल्टीमीडिया फाइल्स में? ऑप्शन डी सी ई। ऑप्शन डी। जैसे आजकल हम ए बी सी ऑप्शन डी होगा सर। कंप्यूटर हम नहीं सबके होगा। ए डी होगा। हम सब ऑप्शन नंबर बी सर।
हम सबके पास मल्टीमीडिया फोन्स है, मल्टीमीडिया फाइल्स है, तो मल्टीमीडिया फाइल्स का क्या मतलब होता है? क्या क्या आता है मल्टीमीडिया में? सर मल्टीमीडिया फाइल में सर पहले तो टेक्स्ट फोटोग्राफ, आता है, वीडियो एंड ऑडियो। फिर उसके बाद फोटोग्राफी आता है, फिर उसके बाद वीडियो Multimedia is आती है many सर, media. और उसके बाद सर ऑडियो आती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सर बी। ऑप्शन नंबर बी सर, ऑप्शन नंबर बी सर। हम्म, बी ऑप्शन सर। अच्छा, बी ऑप्शन यानी ए बी सी और ई, यानी कंप्यूटर सर को छोड़ के बी, सारा। हाँ, जी। सर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी है सर, सर ऑप्शन नंबर बी। बी। ए बी सी और ई, कंप्यूटर को छोड़ के। हाँ ठीक है, यस। कंप्यूटर तो ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? ASCII स्टैंड्स फॉर ASCII, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? D. ASC बहुत बहुत कॉमन है, कई बार पूछा जाता है ये। ऑप्शन नंबर सी। सी सर। ऑप्शन नंबर अमेरिकन सी स्टैंडर्ड कंट्रोल। ई होगा या डी नहीं होगा? सर, ऑप्शन डी होगा। सर ऑप्शन नंबर D सी होगा. सर। डी सर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। कंट्रोल है। ये गाइस बेसिकली एनकोडिंग जो होता है ना, एनकोडिंग डिकोडिंग, उसके लिए काम में आता है। कंप्यूटर का ये एक तरह के एप्लीकेशन है, जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना, उसमें एक एप्लीकेशन है जिससे क्या होता है ना कि न्यूमेरिक वैल्यू को ना ये लेटर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम लोग मान लो कि 1 2 3 4 लिखते हैं ना, तो न्यूमेरिक को ये लेटर में नंबर्स है ना, तो कन्वर्जन का इसका काम है। मेन जो इसका काम है वो कन्वर्जन का है, कि कोई भी संख्या है, नंबर्स है, तो उसको लेटर वगैरह में कन्वर्ट करने का इसका काम होता है। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। को ये क्या करता है? इंटरचेंज कर देता है, नंबर को लेटर में, लेटर को नंबर में। तो इस तरह से ये इनकोडिंग का काम करता है, इनकोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट बताइए गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी? ये 4 ऑप्शंस आपको है, बोल रहा है कि कौन सा यूजीसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टू सर एक बार रेगुलेट। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी दिखाना। सर सी होगा, फंडिंग नहीं करता। ये बताइए गाइस कि यूजीसी का कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या वो To fund उच्च research शिक्षा? सर टू, सर ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। क्योंकि क्वालिटी को तो मेंटेन वो करता है, रिसर्च प्रोजेक्ट को भी फंडिंग कर ही देता है, क्योंकि फेलोशिप वगैरह यूजीसी ही देता है। मोड करिकुलम, हाँ, पाठ्य चर्चा का सुझाव भी देता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन कराना यूजीसी का काम थोड़ी ना है, डिसिप्लिन तो कॉलेज अपना कराएगा ना। तो बी इसका जो है नहीं होगा। हाँ ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी इसका जो है यूजीसी का काम नहीं है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन कराए कैंपस में। ठीक है, क्लियर है गाइस सभी का? यस सर। यस सर। तो बचे हुए क्वेश्चन को कल करेंगे। अब गाइस यहाँ पे हम लोग, मैं आपको ला रहा हूँ अब रिसर्च एप्टीट्यूड में, है ना। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आज मैं आपको बहुत मजेदार चीजें बताने जा रहा हूँ। हम सभी के मन में, मस्तिष्क में ये प्रश्न रहता है कई बार। मैं आपको जब रिसर्च पढ़ाता हूँ, या जब मैंने लास्ट क्लास आपका लिया था, तो मैंने रिसर्च की परिभाषा आपको बताई थी कि रिसर्च का डेफिनेशन क्या होता है, यानी शोध को परिभाषित मैंने किया था कि किस तरह की बातें हम लोग रिसर्च में करते हैं। और ऐसा कई बार संशय, ऐसा कई बार सस्पिशन हमारे माइंड में रहता है कि रिसर्च हम करें क्या, मतलब किस टॉपिक पे करें, हमारा विषय क्या होना चाहिए, हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हमारा एरिया क्या होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के हमेशा हमारे मन में एक संशय यानी सस्पिशन बना रहता है। ऐसे में गाइज मैं आज आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, जिन टॉपिक से आप ना कोरिलेट कर पाओगे कि रिसर्च आखिर होता क्या है और हम रिसर्च किन टॉपिक्स पे करते हैं। जैसे आप देखिएगा, इस कुछ एग्जांपल्स मैं लेकर के आया हूं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन 19th सेंचुरी ब्रिटिश नॉवेल। मान लीजिए आप में से जो लोग साहित्य के हैं, कई लोग साहित्य के हैं, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे संस्कृत से हो, तो साहित्य के लोग इस तरह का काम आजकल कर सकते हैं या करते हैं।
जैसे मान लीजिएगा इसकी, मैं कहता हूँ जितने भी ब्रिटिश नॉवेल्स हैं, ब्रिटिश मतलब जो इंग्लिश में लिखे गए ना, इंग्लिश नॉवेल्स, तो इंग्लिश नॉवेल में महिलाओं को किस प्रकार से देखा गया, खास करके 19वीं शताब्दी में। हर एक सेंचुरी में गाइस वुमन का पोर्ट्रेयल अलग अलग है। आप 21st सेंचुरी की वुमन को 19th सेंचुरी की वुमन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 19th सेंचुरी में वुमन का जो कंडीशन था, वुमन का जो सिचुएशन था वो अलग था। आज 21st सेंचुरी में अलग स्थिति है। तो ऐसे में 19th सेंचुरी में क्या था जो 21st में नहीं है। तो ऐसे में गाइस एक कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं क्या? आप खुद सोचिएगा इसकी 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1900 के बीच, और आज हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। तो क्या एक कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? इसको रिसर्च। ऐसे ही गाइस एक टॉपिक हो सकता है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेनिश कॉलोनाइजेशन ऑन इंडिजिनस लैंग्वेजेस इन साउथ अमेरिका। यानी गाइस आप सभी को पता है गाइस कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे वो इंग्लैंड रहा हो, चाहे वो स्कॉटलैंड, चाहे वो स्पेन रहा हो, खास करके जो ताकतवर देश रहे, जैसे स्पेन एक ताकतवर देश रहा है, तो गाइस हम लोग इस पे कर सकते हैं क्या कि अमेरिका के साउथ पोर्शन में, अमेरिका मान लीजिए आज ना सुपर पावर है, 19th सेंचुरी या उससे पहले थोड़ी ना सुपर पावर था अमेरिका। तो ऐसे में गाइस ये भी एक टॉपिक हो सकता है कि अमेरिका में स्पेन का क्या, क्योंकि स्पेन ने अमेरिका को कॉलोनी बनाया था एक जमाने में, तो ऐसे में स्पेन का क्या इम्पैक्ट है वहां के, खास करके लैंग्वेज में। जैसे हमारे इंडिया में आप देखते हो कि इंग्लिश का कितना इम्पैक्ट है, हम बात बात में इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। तो ऐसे में गाइस अमेरिका में स्पेन का जो लैंग्वेज है उसका क्या मतलब इन्फ्लुएंस है आज के टाइम पे, ये एक टॉपिक हो सकता है, कल्चरल इम्पैक्ट। ऐसे ही गाइस और टॉपिक हो सकता है कि भाई यू नो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, कि समाज में मान लीजिए टेक्नोलॉजी आजकल बहुत है, तो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है आज के टाइम पे। या मान लीजिए द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग मॉडर्न आइडेंटिटी, कि आज के टाइम पे मान लीजिए जो सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं, हम सभी लोग सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, तो ऐसे में गाइज हमारे आइडेंटिटी को ये कैसे सेव कर रहा है। जैसे आज से 20 ईयर्स बैक आप जाइएगा, आज से 20 ईयर्स बैक हम लोगों का सोशल मीडिया पे कोई अपना एड्रेस नहीं होता था। जैसे आज आपका इंस्टाग्राम पे अपना पेज है, आपका फेसबुक पे अपना एक एड्रेस है, अपना एक पेज है, कोई भी वहां जाके आपसे संपर्क कर सकता है। आज से 20 ईयर्स बैक ऐसा कुछ भी नहीं था। आज से 20 साल 25 साल पहले तक आपसे मिलने के लिए किसी को आपके घर तक ही जाना पड़ता, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ोन नंबर अगर होता तो फ़ोन कर लेता। ऐसा सोशल मीडिया का कोई आइडेंटिटी नहीं था। बट गाइस आज के टाइम पे क्योंकि सोशल मीडिया है, आज के टाइम पे हमसे आपसे बात करने के लिए, हमसे आपसे मिलने के लिए किसी को हमारे घर आने की जरूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोग अपने एक्टिविटीज़ को बताते रहते हैं कि भाई अभी हम मुंबई में हैं, अभी गोवा में हैं, अभी अरुणाचल में हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया ने हमारे पहचान को, हमारे अस्तित्व को कैसे मतलब प्रभावित किया है, ये भी एक हो सकता है। ठीक है। या द इंटरप्ले ऑफ आर्ट एंड पॉलिटिक्स इन 20th सेंचुरी यूरोप। मैं आपको एक मतलब टच देना चाह रहा हूँ कि भाई किस तरह के टॉपिक्स हम लोग काम कर सकते हैं, या रिसर्च में किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह का मतलब टॉपिक पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है गाइस की, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन अमेरिकन सोसाइटी। आप सभी को पता है गाइस कि कोल्ड वॉर किसके किसके बीच हुआ था, अमेरिका एंड रशिया के बीच। कोल्ड वॉर जो हुआ था इट हैपेंड बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, 1952 से लेकर 1992 तक हुआ था कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। तो ऐसे में गाइस अमेरिका पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, वहां के लोगों पे, वहां पे बिजनेस पे, वहां के एजुकेशन पे, वहां के सोसाइटी पे, वहां के कल्चर पे। तो क्या इस पे हम लोग काम कर सकते हैं, ये एक टॉपिक हो सकता है। या मान लीजिए जो पॉलिटिकल के बच्चे हैं वो कर सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इन पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी पॉलिटिक्स में जस्टिस का क्या रोल है। प्लेटो से लेकर सोक्रेटिस से लेकर और आज तक की हम बात कर सकते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में जस्टिस का क्या रोल है ना। या कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं गाइस। जो भी मान लीजिए हमारे आसपास जो भी चीजें घटित हो रही हैं, आज मान लीजिए गाइस की जो भी चीजें घटित हो रही हैं, जो भी चीज, मैं कहता हूं कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो उस पर क्या हम रिसर्च कर सकते हैं। अभी कोरोना हमारा बीता है 2020 में, कोरोना के बाद भी गाइस कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं हमारे देश में। जैसे अभी मान लो वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, अभी हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मुलेशन का चल रहा है, बातचीत चल रही है, राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दी है। तो हो सकता है वो आने वाले समय में आ जाए, मतलब इम्प्लीमेंट हो जाए। तो वन नेशन वन इलेक्शन से देश कितना बदलेगा, वन नेशन वन इलेक्शन से देश की स्थिति, मतलब आर्थिक स्थिति या मान लिया सामाजिक स्थिति में, या मान लिया चुनाव में किस प्रकार के बदलाव आएंगे, क्या देश के विकास में, है ना। तो
आपको गाइस अगर रिसर्च करना है ना तो आप रेलिवेंट चीजों पे नजर बना के रखो। जैसे एक होता है ना कि जैसे कई सारे जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो देखते हो जो भी नई नई बातें होती है उस पर वो नजर बना के रखते हैं, उसको वो फिर लिखते हैं, प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार से रिसर्चर का भी लाइफ ऐसा ही है। रिसर्चर का मतलब क्या है कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, जिसके पास ज्यादा सूचना हो, जिसके पास ज्यादा फैक्ट हो। तो ज्यादा सूचना ज्यादा फैक्ट कहाँ से आएगा? जब ज्यादा आप पढ़िएगा तब ना आएगा। जब आप ज्यादा पढ़ाई करोगे, ज्यादा आप नजर बना के रखोगे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टेलीविजन हो, सोशल मीडिया हो, कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, आज के समय में कहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ, क्या घटना हुई, और उससे देश कितना बदला, समाज कितना बदला, क्या नई चीजें हुई, उसी पे ना किसी एक टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हो, है ना। ये डिपेंड करता है गाइस कि आप किस सब्जेक्ट से हो। अगर साहित्य से हो तो साहित्य की बात करोगे, अगर पॉलिटिकल साइंस से हो तो राजनीति की बात करोगे, इकोनॉमिक्स से हो तो इकोनॉमी, अर्थशास्त्र की। यानी आपका बस एंगल बदलेगा, आपका जो चश्मा है ना वो बस बदल जाएगा। जैसे काला चश्मा पहनते हैं तो काला दुनिया दिखता है, गुलाबी चश्मा पहनिएगा गुलाबी दुनिया दिखेगा। उसी प्रकार से चश्मा बस बदलता है, आपका जो सब्जेक्ट है उस प्रकार से आपका चश्मा बदलेगा, है ना। आपका जो एंगल है, आपका जो दृष्टि है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदलेगा। बाकी टॉपिक और जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो करीब करीब सेम होते हैं, है ना। टॉपिक जो है वो तो सेम होता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन आज बहुत कॉमन है, आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन बहुत कॉमन है, और हम सभी पे गाइस ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है ना। अच्छा भी इम्पैक्ट है और बुरा भी इम्पैक्ट है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। ऐसे ही मल्टीकल्चरलिज्म है, जैसे बहुसंस्कृति, आज के टाइम पे मल्टीकल्चरल है हम सभी लोग। कॉस्मोपॉलिटनिज्म है ना। तो कई तरह की बातें हैं गाइस, कई तरह की बातें। अब आपको ये बस ध्यान में रखना होता है ना कि इसमें रेलिवेंट क्या है। रेलिवेंट का मतलब क्या है कि आज के समय की प्रासंगिकता देखते हुए काम करो। ये नहीं कि भैया किसी ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हो जो आज से 10 साल पहले प्रासंगिक था, आज नहीं है, तो इस पे रिसर्च नहीं करना। ये देखना है गाइस कि आज 2025 में वो प्रासंगिक है कि नहीं। अगर 2025 में वो प्रासंगिक है, रेलिवेंट है, तो वी कैन प्रोसीड, और प्रासंगिक नहीं है तो फिर बेकार है काम करना। तो ये आपको गाइस डायग्नोज करना पड़ेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो टॉपिक आपने चूज किया है वो आज के समय की मतलब जरूरत है कि नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो एक है कि एनालाइज हाउ द इस्लामिक रिलीजन हैज इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन कल्चर, कि ये एनालाइज करना कि इस्लाम जो धर्म है, इस्लामिक रिलीजन, उसने अमेरिका के कल्चर को कितना इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि मान लीजिए जब किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन कहीं पे बढ़ती है, कहीं पे भी किसी कंट्री में किसी एक रिलीजन की जब हम कह सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कल्चर भी वो लोग वहां लेके जाएंगे। तो ऐसे में गाइस अमेरिका पे क्या उसका कल्चर का इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रिसर्च जो होता है गाइस बहुत एक इंटरेस्टिंग हम कह सकते हैं कि एरिया है। यहाँ पे बस आपकी सजगता, आपका जो कॉन्सियसनेस है, आपका जो अलर्टनेस है, आपकी जो अलाक्रिटी है, आपकी जो तत्परता है कि ज्ञान पाने की इच्छा, कुछ नया सीखना, कुछ नई नई बातें करना, कुछ नया जानना, अगर ऐसी इच्छा आपने मन में पाला हुआ है तो रिसर्च आपके लिए है। बाकी रटी रटाई बातें तो देखो किताब में है, सब लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, सीखते और सिखाते हैं। लेकिन रिसर्चर का मतलब है गाइस कि कुछ नया आयाम देना। देश दुनिया में जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी चीजें मान लीजिए इफेक्टिव है, आज के टाइम पे बहुत इफेक्टिव है, उसका इम्पैक्टफुल है, तो उन चीजों को नया आयाम देना, उन चीजों पर गहन अध्ययन करके, इन डेप्थ स्टडी करके कुछ नई बातें निकाल करके सामने निकालना, सबके सामने लाना, दैट इज रिसर्च। तो रिसर्च है ना। आप देख सकते हो गाइस कई सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आज के टाइम पे मान लीजिए कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी बातें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिटरेचर पे रोल नहीं है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉमर्स पे इम्पैक्ट नहीं है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट मान लीजिए कि साहित्य पे या हर एक जगह पे। तो ऐसे में क्या हम लोग साहित्य, भले ही आप साहित्य से हैं, लिटरेचर से हैं, पर क्या आप लोग एआई की बातें कर सकते हैं कि एआई के आने से दुनिया कितनी बदली है, एआई के आने से हमारे साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ना। सोशल मीडिया पे काम हो सकता है, कंप्यूटिंग पे हो सकता है, ठीक है। तो कई तरह के एरियाज हैं गाइस, बस आपको ये देखना है। डिजिटल ह्यूमैनिटीज, जैसे आज के टाइम पे गाइस, जैसे हम लोग रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, रोबोट्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो भी है कि आप अपने सब्जेक्ट से जोड़ करके देखिए उसको कि उसका क्या यूज है ना। तो ये मतलब जब भी आप टॉपिक चूज करते हैं ना, तो टॉपिक चूज करते टाइम गाइस आपको जो है इन चीजों का
मतलब क्या करना है कि ध्यान रखना है ना। इन चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है जब भी आप टॉपिक चूज करते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान आप रखिएगा तो आपको बहुत आसानी से टॉपिक भी मिल जाएगा, और एक बार आपको टॉपिक मिल गया तो फिर आप उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, है ना, तरीके ढूंढेंगे कि भाई कैसे इसका जो है सॉल्यूशन मिले, इसके आंसर्स मिले। अब गाइस हम लोग आते हैं रिसर्च के टाइप्स पे, यानी शोध का प्रकार। मैंने आपको शोध बता दिया कि शोध क्या है, नोन टू अननोन। जो हिडन फैक्ट्स है उसको गाइस फाइंड आउट करना, उसको हाईलाइट करना। जो भी हिडन ट्रूथ है, जो भी हिडन फैक्ट है, जो छिपा हुआ सत्य है, उसको ढूंढो, उसको पहचानो, दैट इज रिसर्च। तो रिसर्च के गाइस कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइप है प्योर रिसर्च, जिसको आप कहते हो ना मूल शोध, फंडामेंटल रिसर्च भी इसको हम कहते हैं। प्योर रिसर्च का मतलब क्या होता है गाइस, जिसको आप बुनियादी शोध कहते हो। जैसे कई बार क्या होता है ना कि कुछ कुछ रिसर्चेज ऐसे होते हैं ना जो हम लोग अननोविंगली हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। कई बार ऐसे रिसर्चेज होते हैं गाइस, जैसे मान लीजिए कि न्यूटन, अब न्यूटन ने ग्रेविटेशन की थियरी हमें दी। हम सब लोग जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण का थियरी है, दैट हैज बीन गिवन बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने गाइस ऐसा कोई विलिंगली, एक होता है ना कि लैब में बैठ करके एक्सपेरिमेंट करके एक ग्रेविटेशन का पता लगा, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपने 9th की किताब पढ़ी है साइंस की, फिजिक्स की, तो उसमें ये बताया गया है कि भाई न्यूटन जो है एक बार एप्पल के ट्री के नीचे था और उसने ये फील किया कि उसके सर पे, है ना, उसके सर पे जो है एप्पल ट्री में जब बैठा था वो यूरोप में, तो एक एप्पल नीचे गिरा। तो क्योंकि वो बचपन से ही उसमें ना ढूंढने की बड़ी एक जिज्ञासा थी, उसमें एक अलाक्रिटी थी कि भाई मैं कुछ कुछ नया पता लगाऊं, कुछ नया नॉलेज गेन करूं। तो वैसे तो कई सारे एप्पल कई बच्चों के सामने गिरती है, बट जब न्यूटन के सामने पेड़ से नीचे एक सेब गिरा तो उसके मन में ये प्रश्न आया कि भैया ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये मान लीजिए नीचे ही क्यों, वाई नीचे। तो वो उठा और उसने सेब को फिर ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर फेंका। हम में से कोई रहता तो ये सोच लेता कि भैया जरूर भूत है। अगर हम में से कोई रहता तो वो ये सोचता जरूर यहाँ भूत का साया है, इसलिए वो जो सेब है वो नीचे गिर रहा है, मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, फिर जरूर कोई ताकत है यहाँ पे, है ना, जरूर कोई डेमन है, कोई डेविल है जो ऐसा करवा रहा है। बट गाइस न्यूटन जो था वो क्या था, थोड़ा वो साइंटिफिक था। न्यूटन जो था वो साइंटिफिक इन अप्रोच था। उसने सोचा नहीं, इसके पीछे जरूर कोई विज्ञान है, और उसने उस पर चिंतन किया, मनन किया, और उसके बाद वो समझ गया इस बात को कि जरूर इस पृथ्वी के चारों ओर कोई ना कोई आकर्षण की ताकत है, कोई ना कोई अट्रैक्शन है। जैसे चुंबक में होता है ना मैग्नेटिक पावर, दैट इज चुंबक। तो उसी प्रकार से अर्थ में भी एक चुंबकीय शक्ति है जो यहाँ पे इंसान को क्या करता है, अपने सेंटर से बिल्कुल चिपका के रखता है। अभी आपने देखा गया इसकी सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम जो है वो आई ना अभी पृथ्वी पे 10 दिन पहले। तो जो स्पेस का वीडियो आ रहा था, वो 1 साल से फंसी हुई थी वहां पे स्पेस पे। तो वहां का वीडियो में क्या दिखाया कि स्पेस पे पता है ना आपको ग्रेविटेशन नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेस माने अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह कोई ग्रेविटेशन नहीं है, मतलब वहां पे इंसान खड़ा नहीं हो सकता। वहां पे अगर आप जाइएगा ना स्पेस में तो उड़ने लग जाइएगा हवा में, वहां पे कोई गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। इवन वहां पे अगर कुछ खाना जैसे मान लो जैसे आप चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, या थाली भी रखते हो ना, तो वो भी हवा में उड़ने लग जाएगा, क्योंकि वहां कोई ग्रेविटेशन नहीं है। इसलिए वहां पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है अर्थ की तरह, क्योंकि वहां गाइस ग्रेविटेशन ही नहीं है। वहां कोई धरती पे टिक ही नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, हवा में उड़ने लग जाएगा। तो इसी प्रकार से गाइस न्यूटन ने ये समझ लिया कि जरूर पृथ्वी पे कोई ना कोई क्या अट्रैक्शन है, कोई ना कोई पावर है, मैग्नेटिक पावर है, जिस वजह से गाइस हम लोग कितना भी ऊपर किसी चीज को उछाल लें वो नीचे ही आएगा। और इस विषय को चिंतन करने के बाद, मंथन करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद न्यूटन को यह समझ में आ गया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स ऑल अराउंड द अर्थ। इसको कहते हैं गाइस प्योर रिसर्च, क्योंकि गाइस न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन की बात किसी को नहीं पता थी। इस पृथ्वी पे, इस पूरे विश्व में न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन से संबंधित बातें किसी को पता नहीं थी। ये बात न्यूटन ने बताया, और जब न्यूटन ने ये बात बताई तो ये बात वायरल हो गई। जैसे आज के टाइम पे चीजें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, उस जमाने में न्यूटन की बातें किताब के माध्यम से वायरल हुई। फिर आज देखिए कितने सारे रिसर्चेस उस पर होते रहते हैं, अभी भी होता है। तो इसको कहते हैं गाइस प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च मानने का क्या होता है गाइस, मूल शोध, है ना, विशुद्ध शोध। मतलब ऐसे फाइंडिंग्स गाइस जिसके आधार पे हम लोग नए नए चीजों को जो है, नए नए चीजों को फिर बनाते हैं। अब ग्रेविटेशन की थियरी हमारे पास आ गई तो उसको यूज करके हम लोग नए नए थियरीज को बना रहे हैं, नए नए आइडिया डेवलप कर रहे हैं। तो प्योर रिसर्च हो गया, फंडामेंटल रिसर्च हो गया, इसलिए इसका नाम ही है फंडामेंटल, क्योंकि ये बेसिक है।
है ना, जो दुनिया में पहली बार कोई बताए, कुछ ऐसे आइडियाज जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया हुआ है, और उसको यूज करके फिर नई नई बातें हम लोग फिर करते हैं लेबोरेटरी में। दूसरा है गाइस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब होता है गाइस, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे मान लो गाइस कि मैं अपने जीवन में कभी भी महाराष्ट्र नहीं गया, मैं अपने लाइफ में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार महाराष्ट्र ना मुझे एक बार एक्सप्लोर करना है। अब क्योंकि मैं जीवन में कभी महाराष्ट्र नहीं गया, मुंबई नहीं गया, तो मुझे नहीं पता कि मुंबई में जुहू बीच कहाँ पे है, या वहां पे क्या फील आता है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का खाना क्या, वहां की संस्कृति क्या, मुझे नहीं पता। तो जब भी मैं बंबई जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, उसको एक्सप्लोर करूंगा। एक्सप्लोर माने जो चीजें मुझे नहीं पता वो मैं पता करूंगा कि वहां की संस्कृति, वहां का खान पान, वहां का रहन सहन क्या है, वहां का कल्चर क्या है, वहां बिजनेस क्या है, वहां का माइंडसेट क्या है, टेम्परामेंट क्या है, कैसे लोग हैं, कैसी बातें करते हैं, वेलकमिंग है कि नहीं। तो एक्सप्लोर क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब होता है गाइस टू फाइंड समथिंग न्यू, जो आपको नहीं पता। मान लीजिए गाइस कोई बात आपको नहीं पता, अगर आपको जो बात नहीं पता उस बात के बारे में अगर आप पता लगाने की कोशिश करते हो ना, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। ठीक है ना। तो एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है गाइस? मान लीजिए अगर हम इसको रिसर्च से अब जोड़ते हैं, अगर हम इसको रिसर्च यानी अनुसंधान से जोड़ते हैं, तो एक्सप्लोर का मतलब ये होता है गाइस कि मान लो कि आपने अपने टॉपिक को चूज कर लिया कि चलो भाई ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है। अब आप क्या करते हो गाइस, टॉपिक चूज करने के बाद ना ये पता करते हो कि भाई इस टॉपिक का क्या रेलिवेंस है। मान लीजिए कि गाइस भारत में कृषि व्यवस्था है ना, या एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये आपका टॉपिक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया ये आपका टॉपिक है। अब गाइस ये टॉपिक कितना प्रासंगिक है, या इस टॉपिक पे हम क्या बात कर सकते हैं, इसके लिए भी तो आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा ना, इस टॉपिक के बारे में जानना होगा ना। दैट इज एक्सप्लोरेटरी, अन्वेषणात्मक। यानी हम लोग क्या करते हैं गाइस, किसी भी टॉपिक पे फिर गहन अध्ययन यानी उसके प्रासंगिकता का पता लगाते हैं कि भाई ये कितना प्रासंगिक है ये टॉपिक, इस पे कैसे काम हो सकता है। तो दैट इज एक्सप्लोर। जैसे मैंने आपको कहा कई चीजों हम अपने लाइफ में एक्सप्लोर, मान लो कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो विदेश कभी नहीं गए। मान लो मैं कभी यूरोप नहीं गया आज तक, तो मेरा ये मन है कि मैं यूरोप को एक बार मरने से पहले एक्सप्लोर करूं, मतलब मरने से पहले एक बार यूरोप को एक्सप्लोर कर लूं कि भाई मान लो एशिया में, इंडिया में तो है ही, यूरोप में क्या बातें हैं, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे वहाँ का क्या सिलेबस है, किस तरह की बातें हैं, क्या नेचर है, क्या पर्यावरण है। तो एक्सप्लोर वो चीज होता है गई जो आज तक मैंने नहीं देखा, तो देखूं जब मैं जाऊंगा तो मेरा एक्सप्लोरेशन कंप्लीट होगा। ऐसे ही रिसर्च में भी हम लोग उन चीजों की को पता करते हैं जो हमें नहीं पता, तो दैट इज एक्सप्लोर। ठीक है। तीसरा है गाइस फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव रिसर्च मतलब निरूपणात्मक शोध। तो फॉर्मेटिव का मतलब क्या है गाइस? किसी चीज को व्यक्त करना। निरूप का मतलब क्या होता है? प्रकट करना, टू एक्सप्रेस, है ना। यानी गाइस किसी का यथार्थता का पता लगाना। आप देखते हो गाइस कि खास करके आज के टाइम पे ऐसी कई सारी चीजें अखबारों में छपती है, ऐसे कई सारे फाइंडिंग्स पेपर में पब्लिश हो जाते हैं, जो बाद में हमें पता लगता है कि यार ये तो फेक है, ये तो सही है ही नहीं, इसका तो सही से कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो असत्य है, ये तो झूठ है, ये तो फ्रॉड है। तो फॉर्मेटिव रिसर्च हमें क्या बताता है गाइस कि किसी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मान लो मैंने आपको एक किताब दे दिया, मैंने कहा इस किताब को पढ़ लो। अब आपने उस किताब को पढ़ा और आपको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, इस किताब में जो बातें लिखी गई है ये क्वेश्चनेबल है, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती। तो आप क्या करते हो गाइस कि उस किताब में बताई गई बातों को फिर क्या करते हो, गूगल पे क्रॉस चेक करते हो। इतना से भी पेट नहीं भरता तो आप और लोगों से बात करते हो, सलाह मशवरा करते हो कि सर ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कुछ डाउटफुल है। तो दैट इज फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव मतलब क्या होता है गाइस? किसी की वैलिडिटी, जो कि रिसर्चर के जीवन का एक बड़ा अभिन्न अंग है। क्योंकि रिसर्चर का मतलब क्या है? जो सही को सही बोले और गलत को गलत बोले। और सही को सही और गलत को गलत तभी बोल पाइएगा जब आपके पास नॉलेज होगा, वरना तो मैं आपको कुछ भी बोलूंगा आप हाँ ही बोलोगे। मैं आपको दिन दिन को रात बोलूंगा तो आप हाँ बोलोगे, रात को दिन बोलूंगा तो हाँ बोलोगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो जाए, अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि भैया दिन क्या है और रात क्या है, तो फिर आप मेरी बात नहीं ना मानोगे। मैं अगर रात को दिन बोलूंगा तो आप क्वेश्चन कर दीजिएगा कि सर आप गलत बोल रहे हैं। तो फॉर्मेटिव वही खेल है, फॉर्मेटिव की कहानी वही है कि क्या कैसे और, है ना, क्या कैसे और क्यों। ठीक है। तो ये चीजें का पता यानी वैलिडिटी का पता लगाते हैं
कि कोई भी इंफॉर्मेशन कितना वैलिड है, ठीक है जी, और उसके बाद हम उसके इंटरप्रिटेशन पे फोकस करते हैं। तो फॉर्मेटिव। ऐसे ही एक होता है गाइस डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है गाइस? वर्णनात्मक। वर्णन का मतलब समझते हैं? डिफाइन करना। जैसे मान लो गाइस कि मैंने आपको कहीं भेजा, किसी, मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, मान लो कहीं पे दुर्घटना हो गई, मैंने आपको भेजा, मैंने कहा कि मैम आप वहां जाइए और जाकर के वहां का ना एक रिपोर्ट बना के लाइए कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, है ना, कितने लोग घायल हुए, पुलिस आई कि नहीं आई। तो ऐसे ही गाइस जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में भी गाइस कई बार हम लोग जब, मान लीजिए कि आप डेटा कलेक्ट करने जाएंगे, आप सर्वे वगैरह करेंगे फील्ड में जाकर के, फील्ड रिसर्च में करेंगे, जब मैदान में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, है ना, गाँव में जाएंगे, देहात, जहाँ भी जो भी आपका एरिया है, तो वहां जाने के बाद क्या होता है ना, कई बार गाइस हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, स्थिति परिस्थिति का सही चित्रण करना पड़ता है। जैसे मान लो गाइस कि आप ट्राइबल पे काम कर रहे हो, ट्राइबल ट्राइबल पे, तो गाइस ट्राइबल पे काम करिएगा, ट्राइबल एरिया में जाना पड़ेगा। तो जब आप ट्राइबल एरिया में जाइएगा, वहां पे ट्राइबल लोग से मिलिएगा, उसके साथ खाइएगा, बैठिएगा, डांस करेंगे, तो जो बातें आएंगी उसको आपको सही चित्रण करना पड़ेगा। या मान लीजिए आप नक्सल पे काम कर रहे हो, नक्सली पे, तो नक्सली के एरिया में जाएंगे तो सही चित्रण कि भाई वो लोग कैसे हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या उन लोगों का स्वभाव है, वो सरकार से क्या चाहते हैं, वो देश से क्या चाहते हैं, बहुत तरह की बातें होती है, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो गाइस रिसर्चर का तो देखो सही पोर्ट्रेयल करना और चित्रण, अगर आप कहीं पे मान लो डेटा कलेक्ट करने गए और वहां पे जो भी डेटा आपको मिला उसको सही चित्रण करना, उसको एज इट इज डेपिक्ट करना, जो आपने देखा, जो आपने अपने आंखों से देखा, जो कानों से सुना, और जो अपने शरीर से जो एहसास किया आपने, जो आपके, उसको एज इट इज मतलब पेन डाउन करना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव, है ना, जो भी आप देखते हो। क्योंकि गाइस देखो, हम लोग किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं ना, तो सर्वे तो करना ही पड़ता है, डेटा कलेक्ट तो करते ही हैं, इंटरव्यू करते ही हैं, क्वेश्चन करते ही हैं, लोगों से मिलते ही हैं, बातें करते ही हैं। तो जो भी चीजें हमें पता लगती है ना, उसको एज इट इज पोर्ट्रे करना, एज इट इज डेपिक्शन, दैट इज डिस्क्रिप्टिव, वर्णन करना। और जितना अच्छा वर्णन होगा उतना अच्छा लोगों को समझ में आएगा। आप जितना आसान तरीके से अपने समस्या का वर्णन करिएगा, समस्या के समाधान को बताइएगा, उतना अच्छा जो है जनता समझेगा, पब्लिक को समझ में आएगा आपकी बातें, लोग लाभान्वित होंगे, बेनिफिटेड होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइस डिस्क्रिप्टिव में जो है हम लोगों को नॉलेज लो गेन हम लोग करते ही हैं, साथ के साथ कोरिलेशन, यानी कि मान लीजिए गाइस कि मैं आपको कहता हूं कि भारत की कृषि व्यवस्था, एक मैंने आपको बोला कि एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर, इस पे आप काम कर रहे हो। अब मान लीजिए गाइस कि आज के टाइम पे अगर हम भारतीय कृषि व्यवस्था को देखें तो बहुत तरह की दिक्कत है। जैसे मान लीजिए कि टाइम से एक तो देखो बारिश नहीं होती है, आप देखो कि बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है ना। दूसरी बात ये गाइस कि हमारे यहाँ पे जो किसान हैं उनके पास उतना संसाधन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतना मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कि भाई इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो ज़्यादा उपज कर पाए। तो किसानों की संख्या हमारे देश में ज़्यादा होने के बावजूद भी आज आप देखिए कि हम लोग को ऑर्गेनिक खाना खाना पड़ रहा है, केमिकल मिला के हम लोग को खाना खाना पड़ रहा है। तो ऐसे में गाइस किसी भी एक प्रॉब्लम का ना मल्टीपल रीजन होता है। अगर मान लीजिए गाइस कि आपके जीवन में कोई समस्या है, आप मान लीजिए अपने जीवन में परेशान है, तो परेशान होने का कभी एक रीजन नहीं हो सकता। हाँ, एक बड़ा रीजन हो सकता है, लेकिन उसके पीछे छोटे छोटे कई रीजन होते हैं। तो गाइज हम लोगों को ये होना चाहिए कि भैया कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके क्या क्या रीजन है, छोटे चाहे मोटे, समस्या का चाहे छोटा समाधान हो चाहे मोटा समाधान हो, सब समाधान को, सारे रीजंस को फाइंड आउट करो ना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। आज हम कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, कहते हैं ना कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो भैया बेरोजगारी का एक कारण नहीं ना है। एक कारण मान लो कह सकते हैं लैक ऑफ एजुकेशन, ये कह सकते हैं कि चलो भाई शिक्षा की कमी, बट गाइस इसके अलावा और भी तो रीजंस है ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ग्रोइंग बढ़ती आबादी, आप देख सकते हो कि आबादी हर दिन बढ़ती ही जा रही है। चौथा ये कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। पांचवा ये कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा अच्छा नहीं है, रेलिवेंस नहीं है उसका कुछ, वो बस डिग्री बांटने पे ध्यान दे रहा है। तो गाइज एक समस्या के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, समस्या एक लेकिन कारण अनेक, समस्या एक परंतु कारण अनेक। तो उन अनेकों कारण को गाइज डायग्नोज करना, फाइंड आउट करना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि गाइज आप किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल रीजन को जब ढूंढ लेते हो ना, तो भैया फिर आपका रिसर्च बड़ा जोरदार होता है, फिर शानदार होता है, एक एक बातें फिर आप कलम से उतारते हो कॉपी पे।
तो डिस्क्रिप्टिव। ऐसे ही गाइज एक होता है इसका अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड मतलब क्या होता है गाइज, बहुत प्रासंगिक और बहुत मजेदार, बहुत काम का ये शोध का प्रकार है, सबसे महत्वपूर्ण अप्लाइड। नाम ही इसका क्या है गाइज, व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल। अच्छा, हमारे जीवन में गाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तो कमी नहीं है ना, कई सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखोगे, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से, तो कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी आबादी बढ़ रही है, सबके पास एजुकेशन नहीं है, सबके पास जो है हेल्थ सिस्टम नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल में कई तरह की दिक्कतें हैं, पर्यावरण को लेकर के कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, हवा हमें अच्छा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य हमारा गिरता जा रहा है, सोशल मीडिया भी प्रॉब्लम की तरह सामने आ रहा है, इंटरनेट का हमें एडिक्शन होता जा रहा है। तो कई तरह की बातें हैं जो हमारे आसपास सोशल लेवल पे आपको मिलती है। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है ना गाइज, कि हम किसी भी प्रॉब्लम का व्यवहारिक पक्ष, जो भी, मान लीजिए कि मैं कहता हूँ सोशल लेवल पे, मान लो कि एक स्कूल की बात करते हैं, आप में से ज्यादातर लोग स्कूल में टीचर हैं, तो एक स्कूल को ही देखो, एक स्कूल में कई तरह की बातें होती है। जैसे मिड डे मील है, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां मिड डे मील चलता होगा। अब मिड डे मील भी एक मान लो शोध का विषय है कि भाई मिड डे मील से कितना बच्चा लाभान्वित हो रहा है, मिड डे मील से बच्चों के रिजल्ट कितने अच्छे हो रहे हैं, मिड डे मील से बच्चों का अटेंडेंस कितना बढ़ा है, मिड डे मील में कितना करप्शन हो रहा है, मिड डे मील से टीचर को कितना ज्यादा प्रेशर या बर्डन हो रहा है मैनेजमेंट में। तो मिड डे मील भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि मिड डे मील हर दिन चलाना आसान बात तो नहीं है ना, पूरा उसमें मैनेजमेंट लगता है, भोजन है, बहुत सारा फंड आता है, पैसा आता है, करप्शन भी होता है, बहुत तरह की चीजें। उससे बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी बच्चों को भोजन मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। तो जितने भी गाइस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, उसके सॉल्यूशंस को हम अप्लाइड रिसर्च के अकॉर्डिंग करते हैं। और इवन जो गवर्नमेंट है, जो मान लीजिए गाइस कि गवर्नमेंट के आप देखते हो ना कितने सारे पॉलिसीज आते रहते हैं, नॉट ओनली ऑन एजुकेशन बट ऑल्सो ऑन इकोनॉमी, फाइनेंस, है ना। अगर आप भारत सरकार की योजना देखेंगे तो कई सारी योजनाएं हैं। जैसे गरीबों के लिए मनरेगा चलता है हमारे देश में, जो गरीब हैं, जो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, उनके लिए मनरेगा चलता है, जिसके तहत 100 दिन का गारंटी काम आपको मिलता है, गारंटी कि 100 दिन आपको सरकारी रेट पे मजदूरी मिलेगा। ऐसे ही गाइस उज्ज्वला गैस योजना अभी मोदी जी ने चलाया था, उज्ज्वला, जिसके तहत सभी को एलपीजी सिलेंडर फ्री में मिला ना, 2-3 ऐसा। ऐसे ही गाइस मान लीजिए कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, तो कई तरह की चीजें चलती हैं, लोन का ऋण मुक्ति योजना वगैरह चलता रहता है। तो सरकार की जो योजना है उससे लोगों को कितना लाभ हो रहा है, सरकार ने तो योजना चला दिया, सरकार ने तो पैसा दे दिया, फंड दे दिया, पर उससे लोगों को कितना लाभ हो रहा है। तो ये चीजें गाइस हम लोग देखते हैं अप्लाइड रिसर्च में। अप्लाइड रिसर्च मतलब गाइस बहुत सूक्ष्म स्तर पे जाके, एकदम मतलब छोटे से छोटे लेवल पे जाके गाइस हम लोग इन चीजों को देखते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उससे कितना लाभ हो रहा है। तो सबटल लेवल, एकदम छोटे से छोटे मतलब सूक्ष्म स्तर पे जाके ये देखते हैं, है ना। और कार्य कारण संबंध को भी यहाँ पे समझा जाता है, यानी कि वर्क कॉज रिलेशनशिप, कार्य और कारण संबंध, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च गाइस एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि इम्पैक्टफुल, है ना, बहुत इफेक्टिव रिसर्च का एक मेथड है, टाइप है, जिसके तहत हम लोग जो समाज में हो रहा है, जो भी सामाजिक प्रॉब्लम है, जो भी हमारे आसपास जो प्रॉब्लम्स है सामाजिक, तो उस पर हमारा जो है मेन हमारा फोकस रहता है और उसको हम लोग समाधान करते हैं। ऐसे ही एक होता है गाइस डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, निदानात्मक शोध। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च का मतलब है गाइस कि हम लोग बेसिकली ना इसमें प्रॉब्लम पे हम लोग केंद्रित होते हैं। जैसे आप देखते हो कि हम लोग को कोई भी हेल्थ से इशू होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, डायग्नोस्टिक लैब में, खून का जांच कराना, यूरिन का टेस्ट कराना, है ना। और जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो हमारा टेस्ट कहता है जी टेस्ट करा के आओ, टेस्ट का रिपोर्ट आता है तब हमें दवाई लिखता है या हमें अपने सजेशंस लिखता है। तो जब भी गाइस हमें मेडिकल इशू होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में जो आता है उस अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है अपना सजेशन हमें देता है। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च का मतलब क्या है गाइस, कि इसी प्रकार से जो प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्च का मतलब क्या है कि फाइंडिंग आउट दी प्रॉब्लम्स एज वेल एज सॉल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर गरीबी है तो कारण क्या है, रीजन बिहाइंड पॉवर्टी, बेरोजगारी है तो रीजन बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर पर्यावरण दूषित हो रहा है तो रीजन बिहाइंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो डायग्नोज का मतलब क्या है गाइस, कि प्रॉब्लम फाइंड आउट करो।
जो भी समस्या है ना, आपको लगता है कि यार ये समस्या है, तो उसका प्रॉब्लम ढूंढ निकालो, प्रॉब्लम, ताकि प्रॉब्लम आएगा तो फिर हम सकारात्मक परिवर्तन कर पाएंगे। अगर मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और उसका पता आपको लग जाए तो शायद आप मुझे कुछ सजेस्ट कर पाओ। तो इसी प्रकार से समाज में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अगर उस प्रॉब्लम का आपको पता लग जाए, उसके प्रॉब्लम का जो कारण है उसका, तो आप उस पर पॉजिटिव चेंजेस शायद ला पाओ। तो डायग्नोस्टिक में गाइस हम लोग प्रॉब्लम्स को मतलब फोकस करते हैं कि भाई प्रॉब्लम के रीजंस क्या है, किसी भी समस्या का कारण क्या है, उसको पता लगाना। ऐसे ही एक एक्शन रिसर्च होता है गाइस। एक्शन मतलब जैसे इसका नाम ही एक्शन है, तो एक्शन इसका काम भी एक्शन का ही है। सपोज करिए गाइस, कई बार क्या होता है ना, ऐसा देखा जाता है कि रिसर्च आपको करना है बट समय आपके पास कम है। मान लीजिए गाइस कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अब मिड डे मील, अभी मैंने बोला, अब स्कूल में मिड डे मील स्कीम चलता है हर जगह। तो आपको ये पता करना है गाइस कि मिड डे मील जो है दिल्ली के स्कूल में कितना इफेक्टिव है। आपका रिसर्च एरिया ये है, प्रॉब्लम ये है कि हाउ मच मिड डे मील इज इफेक्टिव इन द स्कूल्स ऑफ दिल्ली। अब गाइस मान लीजिए कि दिल्ली में कम से कम 1000 स्कूल है और आपके पास दिन एक है, तो एक दिन में तो 1000 स्कूल नहीं जा पाइएगा, संभव ही नहीं है। बट गाइस एक दिन में आप 2 से 4 स्कूल 5 स्कूल जा सकते हो, पूरे दिन भर में एक दिन में आप 2 से 4 स्कूल जा सकते हो। तो आपने क्या किया गाइस, क्योंकि समय आपके पास कम है और आपको रिपोर्ट देना है, तो आपने क्या किया कि आपने 1000 में से कोई 2-4 स्कूल जो अच्छे स्कूल थे वो विजिट कर लिया और उसके बेस पे पूरे दिल्ली के स्कूल का रिपोर्ट आपने बना दिया, ये सोच के कि भाई है तो दिल्ली का ही स्कूल, चलाती तो दिल्ली सरकार ही है। तो जब दिल्ली का 2-4 स्कूल में ये स्थिति है तो एज अ जनरल हम मान के चल सकते हैं करीब करीब दिल्ली के स्कूल में यही स्थिति होगी। इसको कहते हैं एक्शन। एक्शन माने जब समय कम है, जब आपके पास गाइस समय कम है और आपको समाधान देना है, तो कम समय है तो क्या करिएगा, अपने सैंपल को छोटा करिएगा ना। अब सैंपल साइज है आपका 1000 स्कूल का, तो 1000 स्कूल तो एक दिन में नहीं पहुंच पाएंगे आप, एक दिन में 1000 स्कूल तो नहीं जा पाएंगे आप, लेकिन 2 या 4 5 स्कूल जा सकते हैं। तो उन 5 स्कूल के बेस पे आपने क्या किया, पूरे दिल्ली के स्कूल के मिड डे मील का एक रिपोर्ट बना दिया। दैट इज एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में क्या है कि हम समय की वजह से अपने सैंपल साइज को छोटा कर देते हैं। जहां हमें 1000 स्कूल जाना है वहां हम 10 स्कूल जाके ही पूरे 1000 स्कूल का एक डेटा तैयार कर देते हैं जनरल वे में, एजम्पशन कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट काइंड ऑफ। तो एक्शन रिसर्च, ठीक है, ये भी बड़ा इफेक्टिव तरीका है रिसर्च करने का, सैंपल छोटा करके और एक जनरलाइज वे में हम सारी बातें कह देते हैं। और एक लास्ट है गाइस एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब क्या होता है गाइस, अनुभविक शोध। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने अनुभव के आधार पे, कई बार ऐसा आपने देखा होगा गाइस कि हम लोग जो है ना कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने अनुभव के आधार पे देते हैं। हम सभी का गाइस अपना अपना अनुभव है जीवन का। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि अनुभव के आधार पे, अब मान लीजिए कि आप लोग मेरे से कुछ प्रॉब्लम पूछते हो, कई बार आप लोग कई तरह की प्रॉब्लम को पूछते हो, तो हो सकता है कि उसका मुझे बहुत नॉलेज नहीं हो, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा जीवन में कभी हुआ तो मुझे एक्सपीरियंस है। हमें कई बार कई सारी चीजों का एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। तो एम्पेरिकल यानी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ऐसा होता है ना कई बार कि ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अनुभव के आधार पे। अब मान लीजिए कि मेरे लाइफ में मैंने कुछ फेस किया, वही चीज आपके साथ भी हो रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार इसमें ऐसे करो तो निकल जाओगे बाहर या ठीक हो जाओगे आप। तो अनुभव है ना, अनुभव या ऑब्जर्वेशन। तो इसके आधार पे जब आप रिसर्च करते हो तो एम्पेरिकल, अनुभविक शोध, अनुभव के आधार पे, और अवलोकन के आधार पे तो एम्पेरिकल। ठीक है, तो ये सारे गाइस टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। करीब मैंने 10 के आसपास आपको बताया रिसर्च के जो टाइप्स हैं, है ना, 10 के आसपास मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको कई सारे रिसर्च के टॉपिक्स भी बताए कि किस तरह के टॉपिक्स पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। तो आपका थोड़ा एक क्लैरिटी बना होगा, थोड़ा एक माइंड मैपिंग आपका हो पाया होगा कि किस तरह के विषय पे हमें मतलब शोध करना चाहिए या हम शोध कर सकते हैं, किस तरह के विषय पे क्या हो सकता है विषय। या आप में से कई लोग रिसर्च पेपर लिखते हो तो कंफ्यूज रहते हो कि सर किस टॉपिक पे लिखें, क्या लिखें, ये रहता है क्या लिखें, व्हाट टू राइट, व्हाट टू चूज। तो आपको थोड़ा आज आइडिया लगा होगा कि जो चीजें हमारे आसपास प्रासंगिक हैं, जो आसपास मान लो रेलिवेंट है, उसी को उठाओ ना। अब आजकल मान लीजिए कि वॉर चल रहा है
है ना। मान लीजिए रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है वर्ल्ड पे, ये भी हो सकता है। या मान लीजिए गाइस कि आज के टाइम में योग, आप देखिए योग, मेडिटेशन, जहाँ एक और बीमारी इतना फैल रहा है, उसी और भारत जो है योग की बात कर रहा है, भारत आयुर्वेद की बात कर रहा है, भारत नेचुरल थेरेपी की बात कर रहा है, भारत नेचुरल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। तो आप इसको भी देख सकते हो, लिटरेचर में योग का क्या रोल है, लिटरेचर में नेचुरल थेरेपी का क्या रोल है, या हम लोग जो डिप्रेशन वगैरह है उसमें क्या है, योग का क्या रोल। तो कई सारी चीजें हैं। अब आपको है कि भाई आप किस तरह से देखना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीजें जो फॉरगॉटन है, कई सारी ऐसी बातें जो फॉरगॉटन है, आज से 100 साल पहले उसका रेलिवेंस था लेकिन आज नहीं है, तो उसको भी आप कर सकते हो, पुरानी चीजों को, है ना, जो फॉरगॉटन लिटरेचर में आता है ना, सब ऑल्टरनेट